Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 20th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. In this video, we will cover two articles today. First article is about China's role in blocking terror designations. So ये इशू रिसेंटली न्यूज़ में है बिकॉज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब्दुल रहमान मकी को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर करने का एक प्रपोज़ल आया था कि इस पाकिस्तानी टेरर कॉन्विक्ट को इस लिस्ट में ऐड करना होगा, लेकिन चाइना ने इस प्रपोज़ल को ब्लॉक कर दिया. तो हम इस पूरे इशू को काफ़ी डिटेल में देखेंगे एंड देयरफॉर द टाइटल इज़ द चाइनाज़ रोल इन ब्लॉकिंग टेरर डेजिग्नेशन. ये आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है. ये इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. देन वी हैव अनदर आर्टिकल विच इज़ अगैन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल इशूज़ और रिलेशंस. इट इज़ अबाउट WTO's मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस 2022. इसे लेकर भी आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं. जैसा कि हमने कहा कि ये इशू न्यूज़ में है क्योंकि अब्दुल रहमान मकी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में ऐड करने का जो प्रपोज़ल था उसे चाइना ने ब्लॉक कर दिया है. अब्दुल रहमान मकी एक पाकिस्तान टेरर कॉन्विक्ट हैं जिसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में आने से उनके प्रपोज़ल को चाइना ने ब्लॉक किया है. So let's cover this entire issue in detail. तो अगर हम अब्दुल रहमान मकी की बात करें जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, ये इंडिया की भी जो UAPA लिस्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, हमारी भी जो UAPA लिस्ट है जिसके अंदर हम टेररिस्ट को डेजिग्नेट करते हैं, अब्दुल रहमान मकी इस लिस्ट में प्रेजेंट हैं. अगर हम इनका रोल देखें तो ये लश्कर ताइबा की लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं जब 2008 में मुंबई टेरर अटैक होता है. 26/11 मुंबई टेरर अटैक 2008. उस टाइम पर भी लश्कर ताइबा में अब्दुल रहमान मकी की एक लीडरशिप पोजीशन थी. 2000 में जो रेड फोर्ट अटैक हुआ उसमें भी ये शामिल थे. उसके अलावा रिसेंट ईयर्स में जो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स पर्सोनल्स हैं इनके ऊपर कितनी बार अटैक हुए हैं, इन सब में भी अब्दुल रहमान मकी लश्कर ताइबा के अंदर एक लीडरशिप पोजीशन में प्रेजेंट हैं. इंडिया के साथ साथ अगर हम यहाँ पे US की बात भी करें तो US में भी एक लिस्ट है जिसे वो कहते हैं लिस्ट ऑफ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट. इस लिस्ट में अब्दुल रहमान मकी को 2010 से इंक्लूड किया गया है. अब रिसेंटली हुआ क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया और US ने एक जॉइंट प्रपोज़ल सबमिट किया कि हमें अब्दुल रहमान मकी को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करना है अंडर द 1267 ISIL एंड अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये कमेटी है 1267 ISIL एंड अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी के अंदर हमें अब्दुल रहमान मकी को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करना है. इसे लेकर इंडिया और US ने एक जॉइंट प्रपोज़ल दिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अब इसके बाद चाइना ने क्या किया, चाइना ने इस प्रपोज़ल के ऊपर कि मकी को इस लिस्ट में अडॉप्ट किया जाए, इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा दिया. इस प्रपोज़ल में कि दे शुड बी द अडॉप्शन ऑफ द लिस्टिंग ऑफ दिस प्रपोज़ल, इसके ऊपर ब्लॉक लगा दिया, टेक्निकल होल्ड लगा दिया और ये जो प्रपोज़ल था ये विड्रॉ हो गया. इससे पहले भी चाइना ने ऐसे ही टेक्निकल होल्ड्स जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के ऊपर भी लगाया था फॉर ओवर अ डिकेड, which it lifted only in May 2019. May 2019 में जो टेक्निकल होल्ड लगाया था ये लिफ्ट हुआ था.
ये जैश ए मोहम्मद के चीफ के ऊपर कर चुके हैं, और अब लश्कर तैयबा के अंदर अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की इस प्रपोज़ल के ऊपर चाइना ने दोबारा अपना टेक्निकल होल्ड लगा दिया है. एंड दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इन दिस आर्टिकल, दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग रोल ऑफ चाइना इन ब्लॉकिंग सच टेरर डेजिग्नेशंस. इसको थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस में ये टेररिस्ट को डेजिग्नेशन क्या है, ये व्हाट इज़ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिस्ट डेजिग्नेशन. तो इसे हमें समझना होगा. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी को कहते हैं 1267 कमेटी. एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आता है, रेजोल्यूशन 1267, और ये रेजोल्यूशन 1999 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, जिसके बाद ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी बनाई जाती है. ये जो 1267 कमेटी है इसे आप अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी भी बोल सकते हैं. अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी. तो रेजोल्यूशन आता है 1999 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. इस रेजोल्यूशन का नाम था रेजोल्यूशन 1267. इस रेजोल्यूशन के बाद जो कमेटी बनी उसका नाम भी रख दिया गया 1267 कमेटी, और अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी. इस कमेटी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने 15 मेंबर्स हैं वो सब इसमें प्रेजेंट हैं, एंड दे डिसाइड यूनानिमसली एंड सीक्रेटली. इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था, और उस टाइम पे इसका पर्पस था कि जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ऑन अफ़गानिस्तान विच वाज कंट्रोल्ड बाय तालिबान बिकॉज ऑफ इट्स सपोर्ट फॉर ओसामा बिन लादेन. ओसामा बिन लादेन की सपोर्ट की अफ़गानिस्तान ने, इट वाज तालिबानी कंट्रोल्ड अफ़गानिस्तान. तो इन सैंक्शंस को ओवरसी करने के लिए कि जो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो पा रही है कि नहीं, उसके लिए इस 1267 कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था. बट फिर धीरे धीरे इस कमेटी को मॉडिफाई किया गया, और डिफरेंट रेजोल्यूशंस के साथ इस कमेटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन 1267 लिस्ट. अगर कोई भी पर्सन, कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी की जिस लिस्ट में अगर आ जाता है तो उससे उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. दिस इम्पोजेस फाइनेंशियल पेनल्टीज़. इससे उनके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, एंड दे कैन नॉट इवन बाय वेपन्स. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कि अगर किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस लिस्ट में डेजिग्नेट कर दिया जाए तो उससे उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, फाइनेंशियल पेनल्टीज़ लग जाती हैं, उनके जो अपने फंड्स हैं उसका एक्सेस नहीं वो कर पाते हैं, और वो वेपन्स भी बाय नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ द इंटायर थिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस UN टेररिस्ट डेजिग्नेशन. यहाँ पे आपको कमेटी पता होनी चाहिए कौन सी कमेटी है, और अगर कोई डेजिग्नेट हो जाए तो उससे होता क्या है. अब चाइना ने ये जो सैंक्शंस लगाई हैं, चाइना ने जो टेक्निकल होल्ड किया है, चाइना इसको जस्टिफाई कैसे करता है, और चाइना के एक्शंस सिग्निफाई क्या कर रहे हैं. देखें, चाइना अपने एक्शन को ये कह के डिफेंड करता है कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाई है दैट इज़ डन ऑन द टेक्निकल बेसिस. हमने टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाई है बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन द प्रोसीजरल लूप होल. जो प्रोसीजरल लूप होल है उसके ऊपर, उसको देखते हुए हमने यहाँ पे टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाई है. लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली चाइना इज़ प्रोटेक्टिंग पाकिस्तान इंटरनेशनली. ये टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाने से एक तो चाइना ये भी शो कर रहा है कि हमें इस टेररिस्ट को डेजिग्नेट कर दो, उससे कोई इशू नहीं है, हम बस प्रोसीजरल लूप होल्स को यहाँ पे फ्लैग कर रहे हैं. लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द चाइनाज ऑब्जेक्शंस एंड इवन अदरवाइज, नन ऑफ द टेरर डेजिग्नेशन अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 against Zaki-ur-Rahman Lakhvi in 2008,
Hafiz Saeed in 2009, Masood Azhar in 2019. They actually contains charges for any attacks carried out in India. तो इसलिए इट इज़ नेसेसरी फॉर अ गवर्नमेंट कि हम नेसेसरी एविडेंसेस गैदर करें और जो केस है उसे सिस्टमेटिकली बिल्ड करें, क्योंकि जो केस बनता है दिस इज़ ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के केस को अगर हमें इंटरनेशनल स्टेज पे लेकर आना है, उसे किस तरह से सिस्टमेटिकली बिल्ड करना होगा, गैदर हमें एविडेंसेस करने होंगे, ताकि ये जो डेजिग्नेशंस हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1267 के अंडर ये कंप्लीट हो सके। और चाइना ये जो अपनी टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगाता है, प्रोसीजरल लूप होल्स को फ्लैग करता है, ये मौका चाइना को ना मिले। अब हमें यहाँ से ये तो पता चल ही गया कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। चाइना इज़ डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट WTO's मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 2022। ये रिसेंटली न्यूज़ में है बिकॉज़ WTO की 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई है एंड इस कॉन्फ्रेंस में एक पैकेज ऑफ डिलीवरेबल्स आया है जिसे कि जिनेवा पैकेज कह रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पहले समझेंगे WTO क्या है, इस मीटिंग के मेजर टेकअवेज क्या हैं एंड इसे चलते हुए मेजर करंट आर्ग्यूमेंट्स क्या चल रहे हैं, क्रिटिसिज्म क्या है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। WTO क्या है, व्हाट इज़ WTO? देखिए, आप इसको बेहद डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसे बहुत ही जनरल पर्सपेक्टिव में इसे डिस्कस कर रहे हैं। हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो आप काफ़ी डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ेंगे। WTO इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ना जैसा कि इसका नेम बता रहा है, दिस इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि जब कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है तो उन ट्रेड करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ये उससे डील करता है। सो WTO इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़। इसको 1995 में क्रिएट किया गया था। इससे पहले हमारे पास GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इस 1947 के GATT को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को सुपरसीड करते हुए 1995 के अंदर हमारे पास जो WTO है इसे इस्टेब्लिश किया गया था। सो इसके मेंबर्स अगर हम देखें, WTO इज़ बेसिकली रन बाय 164 मेंबर्स एंड ये कुल 98% हमारा जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है उनके मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। नाउ डिसीजन मेकिंग अगर हम देखें, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO के अंदर जो पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो ऑर्गेनाइजेशनल चीफ हैं उनके पास डेलीगेट नहीं होती। सारे डिसीजंस WTO के अंदर कंसेंसस के थ्रू किए जाते हैं एंड एनी मेंबर कैन एक्सरसाइज अ वीटो इन WTO। याद रखिएगा ये कि WTO के अंदर जो पावर है वो डेलीगेट नहीं होती। सब डिसीजन कंसेंसस के बेसिस पे लिए जाते हैं और कोई भी मेंबर अपनी वीटो कर सकता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक एम है दैट इज़ टू प्रमोट फ्री ट्रेड। और इसको ये किस तरह करते हैं, दिस इज़ डन थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स जो कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में साइन करते हैं। अल्टीमेटली WTO का एक ही एम है दैट इज़ टू प्रमोट फ्री ट्रेड इन द वर्ल्ड। WTO also has there's a forum जहाँ पे कंट्रीज़ अपने अपनी ट्रेड रूल्स को नेगोशिएट करते हैं। अगर कोई इकोनॉमिक डिस्प्यूट उनके बीच में है तो उसको यहाँ पे सेटल डाउन किया जाता है। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा एक फोरम है जहाँ पे इस तरह की नेगोशिएशंस, सेटलमेंट्स ये सब किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। नाउ अभी जो हमने देखा कि WTO की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस क्या है?
Basically, this is the topmost decision making body of WTO. WTO की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसे हम कहते हैं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, एंड यूजुअली ये हर 2 साल के बाद मिलते हैं. इसके अलावा जनरल काउंसिल हमारे पास आती है. दिस इज़ WTO's हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी. इसके अंदर सारे जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो उसके सब मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, एंड दे मीट रेगुलरली एंड दे कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ WTO. तो जनरल काउंसिल तो है ही, लेकिन जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है. दिस इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी. अल्टीमेटली जो हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है दैट इज़ जनरल काउंसिल. जनरल काउंसिल वैसे भी आप जनरल काउंसिल बिठा सकते हैं इफ़ देर इज़ एनी थिंग अबाउट द डिस्प्यूट सेटलमेंट, कोई ट्रेड रिव्यू करना है तो यू कैन सेटअप इट एज अंडर द रूल्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. ऐसे केस में भी जनरल काउंसिल मीट करती है. Now, after knowing this, we should know that what are the main takeaways of this meeting. ये जो 12th ministerial conference हुई है, इसके major takeaways हमें क्या पता होने चाहिए. Now, सबसे पहली चीज़ relate करती है with harmful fishing subsidies. WTO ने एक multilateral agreement पास किया है जिससे कि जो harmful subsidies दी जाती हैं on illegal, unreported and unregulated fishing, इसे यहाँ पे कर्ब कर दिया जाएगा for next 4 years, ताकि हमारा जो ग्लोबल फिश स्टॉक है वो प्रोटेक्टेड रहे. बहुत बड़े लेवल पे इलीगल फिशिंग होती है, अनरिपोर्टेड वो फिशिंग का काउंट रहता है, रेगुलेट नहीं हो पाता है, प्लस देयर इज़ हार्मफुल सब्सिडीज़ ऑन दिस. तो जो हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज़ हैं जिसके चलते ये इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल फिश स्टॉक खतरे में है, इसे अब आगे आने वाले 4 सालों के लिए कर्टेल कर दिया गया है. जो करंट एग्रीमेंट आया है इसके अंदर कुछ न्यू ट्रेडिंग रूल्स भी सेटअप किए गए हैं. दिस इज़ द सेकेंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इन द WTO's हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर डिसीजंस लिए गए हैं. It has provided exemption for food purchased by United Nations World Food Programme for humanitarian purpose from any export restriction. फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को बनाते हुए, हमारे पास जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, हमने रिसेंटली इसे कवर किया था हमारी करंट अफेयर्स वीडियो में. जब यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत फूड परचेज करती है, दिस इज़ डन फॉर द ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, तो ऐसे केस में इसके ऊपर कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी. हाउएवर, कंट्रीज़ वुड बी अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट देयर फूड सप्लाईज. अगर कंट्री को अपनी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो ऐसे केस में कंट्रीज़ अपनी फूड सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं टू इंश्योर देयर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी. लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत कोई फूड परचेज किया गया है तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होती. देन देयर इज़ वन मोर थिंग अबाउट ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस. जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, दे हैव एग्रीड टू एक्सटेंड देयर करंट मोराटोरियम एंड नॉट imposing custom duties on electronic transmissions. जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस हैं उनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटीज़ ना लगाई जाएं जब तक कि MC13 एक सर्टेनिटी और बिजनेसेस और कंज्यूमर्स की जो प्रोडक्टिबिलिटी है वो मेंटेन नहीं करता. ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस की बात करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरीज आ जाती हैं, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, ई बुक्स, फिल्म, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स. दे डिफर फ्रॉम अदर क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स क्योंकि इनको ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है और दे आर नॉट डिलीवर्ड फिजिकली. म्यूज़िक को आप पे कर रहे हो, ई बुक कोई ख़रीद रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद रहे हो, कोई वीडियो गेम ख़रीद रहे हो, ऑनलाइन ख़रीदी आपने, फिज़िकली तो उसकी पेमेंट नहीं हुई है. तो दिस इज़ ET, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन. यहाँ पे इनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी जब तक कि MC13
मेंटेन नहीं हो जाता कि देयर इज सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर द बिजनेसेस एंड द कंज्यूमर्स। अलॉन्ग विद दिस कोविड-19 वैक्सीन की अगर हम बात करें तो WTO के मेंबर्स ने एग्रीड किया है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट है ऑन कोविड-19 वैक्सीन, इसको टेम्परेरीली वेव किया जाएगा विदाउट कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर फॉर 5 years। 5 साल के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट्स हैं कोविड-19 वैक्सीन के, इनको टेम्परेरीली वेव किया जाएगा। ये जो करंट मीटिंग जो हुई है, इसे लेकर क्रिटिसिज्म क्या चल रहा है? देखो, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फिशरीज़ की बात करें तो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये जो हार्मफुल फिशिंग सब्सिडी एग्रीमेंट को कर्टेल किया गया है, ये इसके थ्रू सिर्फ आप इलीगल फिशिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे एंड यू कैन नॉट इरेडिकेट सब्सिडीज ऑन द इलीगल फिशिंग। So by curtailing the harmful fishing subsidies agreement, it would only restrict the illegal fishing. कम हो जाएगी, लेकिन आप इसे completely eradicate इस स्टेप से नहीं कर पाएंगे। ये तो फिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करंट आर्ग्यूमेंट है, एग्रीमेंट है। एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया की मेन डिमांड ये थी कि जो फूड एक्सपोर्ट है फ्रॉम देयर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स, ये अलाउ किया जाए टू द अदर कंट्रीज़। जो इंडिया की जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग हैं, यहाँ से हम फूड को एक्सपोर्ट कर सकें टू अदर कंट्रीज़। ये कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है जो इंडिया डिमांड कर रहा है, ये नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा इन 2023। एंड ड्यूरिंग दिस मीटिंग दे कुड नॉट रीच ऑन एन एग्रीमेंट ऑन द इशू ऑफ परमिसिबल पब्लिक स्टॉक होल्डिंग थ्रेशहोल्ड फॉर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी। डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा जो एग्रीमेंट है कि देयर शुड बी परमिसिबल पब्लिक स्टॉक होल्डिंग थ्रेशहोल्ड, इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं आ पाया। हमारे एग्रीकल्चर को डोमेस्टिक सपोर्ट, कॉटन, मार्केट एक्सेस, इन सब के ऊपर कोई भी एग्रीमेंट इस मीटिंग, इस कॉन्फ्रेंस से नहीं निकला। फिर जो हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस की बात की है, इंडिया अपोज्ड द एक्सटेंशन ऑफ दिस मोरेटोरियम, क्योंकि इससे ग्लोबली $10 billion पर एनम का लॉस होता है एंड 95% ऑफ दिस इज बोर्न बाय द डेवलपिंग कंट्रीज। कस्टम ड्यूटी एक टूल के जैसे यूज़ किया जाता है जिससे कि जो अनडिज़ायर्डली जो इम्पोर्ट्स का जो सर्ज है उसे कंट्रीज़ रोकते हैं, प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ नेसेसरी कैपिटल इन्फ्यूजन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। Then there is intellectual property waiver also। अब ये जो करंट IP waiver दिया गया है, इससे जो ओरिजिनल प्रपोजल इंडिया और साउथ अफ्रीका ने 2020 में किया था कि एक ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर होना चाहिए वैक्सीन के ऊपर, कोविड-19 ट्रीटमेंट के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, ये उसका एक डाइल्यूटेड वर्जन है। जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का ऑफर था कि इससे एक इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल सोल्यूशन निकल के आ सके और जो लोगों का एक्सेस है टुवर्ड्स द नीडेड मेडिकल टूल्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक वो इंक्रीज़ हो सके, वो यहाँ से उतना ऑफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो वेव ऑफ का इशू है, ये इंडिया और साउथ अफ्रीका ने रेज़ किया था, लेकिन जो डिसीजन WTO में लिया गया है, जो IP राइट्स को जो वेव ऑफ किया गया है, ये अकेला काफ़ी नहीं है जिससे कि पब्लिक लेवल पे जो एसेसिबिलिटी है टुवर्ड्स द पेंडेमिक, चाहे वो वैक्सीन के केस में हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के केस में हो, चाहे वो टेस्ट के केस में हो, वो पूरी हो सके। So these were some of the important arguments for the WTO's Ministerial Conference 2022. That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.